मेरे कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज प्रोजेक्ट मैनेजर पर कुछ चर्चा करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि यहाँ पर सभी को फॉर्म को भरने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। इसके क्वालिफिकेशन ही कुछ ऐसे थे कि कुछ विशेष स्ट्रीम के अभ्यर्थियों को भी इसका अवसर मिला है, बाकी को नहीं मिल पाया है। सीट्स भले ही बहुत कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कम समय में आप तैयारी करने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है ना। यहाँ पर स्पेशली 2 पेपर हैं जो मेरिट को बनाएंगे। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि पेपर 3 एंड पेपर 4, ठीक है। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रीलिम्स नहीं है, ठीक है। सीधे आपको मेंस में बैठना है। और जहां तक फॉर्म भरने की बात है तो इसकी तो कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, फिर भी हमारे अंदाज से 30,000 से 40,000 अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म निश्चित रूप से भरा गया होगा। क्योंकि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी अधिक है जिसके कारण कोई भी युवा किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। और प्रोजेक्ट मैनेजर में जब प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा तो एक अच्छा अवसर था। हालांकि यह सफर इतना सरल नहीं होने वाला है ना। जहां तक रेनेसा आईएएस की बात है तो इसमें भी हमारे द्वारा सहयोग किया जा रहा है ना। क्लासेस और नोट्स की व्यवस्था की गई है, निरंतर क्लासेस चल रहे हैं। एग्जाम की डेट्स जहां तक अभी तक निर्धारित है, संभावित तिथि है 21 और 22 फरवरी 2026। तो 3 महीने के आसपास आपके पास समय है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। रेनेसा आईएएस में अभी पेपर 4 के क्लासेस दिए जा रहे हैं, नोट्स वीडियो वगैरह दिए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन एंड डेवलपमेंट, वर्तमान में इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के क्लासेस कंटिन्यू है, लगभग समापन के स्थिति में है ना। और दूसरा जो है डेवलपमेंट, वो स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद रिवीजन राउंड शुरू होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। इसमें 5 टॉपिक है, इसमें संभवतः 11-12 टॉपिक है ना। टोटल 16 टॉपिक्स है। इसको देख करके खुश नहीं हो जाना चाहिए कि ओनली 16 टॉपिक है ना। ये भी थोड़ा सा लिंक से हट करके सारे टॉपिक्स हैं, है ना, जिसके लिए एक बेहतर नोट्स आपको चाहिए होगा। और इसमें ऐसे ऐसे एक्ट्स दिए गए हैं, अधिनियम दिए गए हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री और कंपनी को परिभाषित करता है, इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में बताता है। और इनमें से बहुत सारे एक्ट्स जो हैं वो बहुत ही विस्तृत अधिनियम माने जाते हैं भारत के। उसमें जैसे आपका कंपनी एक्ट है 2013 वाला, है ना, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट भी डाले गए हैं, ये भी एक बड़ा एक्ट है। उसी तरीके से लैंड एक्विजिशन एक्ट भी डाले गए हैं, है ना। उसी तरीके से आईडीए भी डाले गए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, है ना। उसी तरीके से आईआरडीए भी डाले गए हैं, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है ना। सिका है, सिक इंडस्ट्रीज 1985। हालांकि देखिए समाप्त हो गया है, ठीक है। इसी से जुड़ाव रखता है बीआईएफआर, वह भी डाला गया है, क्लियर। पेसा डाले गए हैं, सीएनटी डाला गया है, एसपीटी डाला गया है, और कुछ होगा, है ना। इतना ही है लगता है, एक आधा हेक्टेयर होगा जो मिसिंग है। लैंड एक्विजिशन हो ही गया है। पंचायती राज अधिनियम, है ना, ये बहुत बड़ा एक्ट है।
झारखंड वाला, ओके, झारखंड वाला भी डाला गया है आपका। तो असली चुनौती जो है पेपर 4 आपका है दोनों पेपर में, क्योंकि पेपर 1 में तो सामान्य जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते हैं, किसी भी सिविल सेवा का आपने अगर मेंस का तैयारी किया है तो आराम से कवर कर लीजिएगा। लेकिन पेपर 4 की जहां तक बात है तो पेपर 4 का स्पेशल आपको तैयारी करना ही होगा, ये इतना आसान नहीं होगा। पेपर 4 में भी जो लेजिस्लेशन वाला पार्ट है, ये सारे एक्ट जो आपका है, उधर तो पॉलिसी और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट वगैरह पार्ट है, ये आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि CNT हुआ, ये बहुत बड़ा एक्ट है। IRDA, IDA, लैंड एक्विजिशन एक्ट, PRA, फैक्ट्री एक्ट, कंपनी एक्ट तो बहुत विशाल है ना। तो सारे एक्ट और उससे क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, आप रोक तो नहीं सकते हैं ना JPSC को। इसीलिए यह पेपर जो है पेपर 4 का यह पार्ट खास करके बहुत ही चुनौतीपूर्ण सिचुएशन है। इट मीन्स ये सिर्फ रट जाने से ही नहीं होगा, है ना। इसको अच्छी तरीके से आपको क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है। नहीं समझेंगे तो काम तो चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसके सिलेबस पर मैंने चर्चा किया। जहां तक पेपर 3 है तो पेपर 3 में तो कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो होता है सब लिख देना है ना। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस टेक, झारखंड का सारा पहलू, है ना, आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि जहां तक वेटेज की बात है तो पेपर 4 का वेटेज अधिक है, और 300 मार्क्स का संभवतः है और ये 200 मार्क्स का है। इसके अलावा इंटरव्यू में भी कुछ मार्क्स है, तो उसकी तैयारी तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हो जाएगी रेनेसा में, उसकी चिंता नहीं करनी है। और पेपर 4 को जिनको भी दिक्कत आ रही है तो आधा अधूरा नोट्स मत पढ़िए और गलत सलत नोट्स मत पढ़िए, यहाँ से जुड़िए, यहाँ के वीडियो को देखिए और नोट्स को पढ़िए। टेस्ट भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। पेपर 3 के भी टेस्ट लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाए, है ना। टेस्ट जब भी शुरू होगा तो उसका डेट मैं बता दूंगा यूट्यूब पर भी, और फेसबुक पोस्ट में तो रहेगा ही, और प्लस व्हाट्सएप पर स्टेटस में उसको देखेंगे। खैर, हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो कंपनी एक्ट पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, 2013 पर। क्योंकि लेजिस्लेशन तो कॉम्प्लिकेटेड है ही आपका, उसमें भी कंपनी एक्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कंपनी एक्ट को अगर आप कमांड में कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे पेपर 4 के प्रति, है ना। पेपर 4 का यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है और एक बहुत ही विशाल एक्ट है। यहाँ आपकी समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि कंपनी एक्ट के बारे में हल्के से चर्चा कर दे रहे हैं, है ना। जैसा कि आपको पता है कि चाहे कोई भी एक्ट हो, है ना, तो हमारा यही थ्योरी होता है, हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं जब उनको पढ़ाई जाती है तो यही ध्यान रखने को कहा जाता है कि किसी भी एक्ट का चैप्टर, है ना, और सेक्शन रेंज, ये आपको क्लियर, एक सेक्शन याद करना संभव नहीं है। जो हकीकत है, ह्यूमन लिमिट से बाहर का कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए। चैप्टर आपको पता है कि यहाँ 1 से 29 तक है कंपनी एक्ट में, ठीक है। और एक जो डाला जाता है, नोट्स में भी डाल देते हैं इसको, सब्जेक्ट, उसमें क्या चीज के बारे में विवरण है, इससे पूरे एक्ट के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाता है ना। यहाँ किस से किस, जैसे 1, 2 सेक्शन यहाँ पर है, मान लीजिए चैप्टर 1 में, है ना, प्रिलिमिनरी एंड डिफिनेशंस वगैरह यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सारे 29 का याद कर लें तो एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो हर
चाहे कोई भी एक्ट हो, सेंटी हो, एसपीटी हो, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, कंपनी एक्ट हो, सारे का इस चीज को शुरू में जरूर कर लीजिएगा, इसमें कमी मत छोड़िएगा। ये नहीं करेंगे तो उस एक्ट के बारे में कोई समझ ही डेवलप नहीं हो जाएगी, है ना। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी कुछ एक्ट्स का जानना है, सारे एक्ट्स का जरूरी नहीं है ना। जैसे फैक्ट्री एक्ट का हल्का फुल्का बैकग्राउंड रहना चाहिए, कंपनी एक्ट का रहना चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड से क्या होता है, कंपनी एक्ट चूंकि एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, इससे पहले भी बहुत सारे कंपनी एक्ट थे, है ना। लेकिन जो स्वतंत्र भारत का हम लोग बात कर रहे हैं तो 1956 का एक्ट था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही, है ना, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिसके कारण 1956 की जगह भारत सरकार को 2013 का अधिनियम, कंपनी अधिनियम लाना पड़ा, है ना। बैकग्राउंड का थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स देखिए, क्वेश्चन का जो नेचर रहेगा, चाहे पेपर 3 हो या पेपर 4 हो, 100% जो क्वेश्चन का नेचर होगा आपका वो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। सीडीपीओ में जैसा दिया था। बिहार के प्रोजेक्ट मैनेजर का नेचर पूरी तरीके से अलग है, उसके क्वेश्चन को देख करके उलझिएगा मत। जेपीएससी मॉडल जारी करने की संभावना नाम मात्र की है, आशा मत रखिए। इसलिए 100 टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पर कराया जाएगा। और जितने भी पेपर 4 के जितने भी पार्ट हैं, है ना, चाहे इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन वाला पार्ट है या डेवलपमेंट वाला पार्ट है, किसी भी पार्ट को जेपीएससी छोड़ने का कोशिश नहीं करेगा। हर एक्ट से, ठीक है, हर एक्ट से क्वेश्चन वो पूछेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन में संभावनाएं बन जाती हैं, है ना। 10 नंबर 15 नंबर का कर देगा, 150 वर्ड 150 वर्ड का, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 जो है ना, इस पर थोड़ी सी चर्चा आपको बता देते हैं। इसमें 29 चैप्टर हैं और 7 शेड्यूल हैं, है ना। इससे पहले 1956 वाले एक्ट भी बन चुके थे, है ना। चैप्टर 1 को अगर देखा जाए, चैप्टर वाइज स्टडी कीजिए, सेक्शन मत याद कीजिएगा, समय नहीं है ना। सेक्शन के अनुसार याद कीजिएगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम भूल जाइए, 5 साल में भी याद नहीं होगा सेक्शन। हाँ, कुछ विशेष सेक्शंस याद कर सकते हैं, उसके बारे में नोट्स में जानकारी दी जाती है, क्लास के दौरान जानकारी दी जाती है। चैप्टर 1 का जो सेक्शन 1 है, तो ये एक्ट का जो होता है, ये सिंपल सी बात होती है कि कहाँ लागू होगा, भारतीय संसद ने पारित किया या विधानसभा ने पारित किया, वो सब जानकारी रहती है। किन स्थितियों में लागू होगा, कब से लागू होगा, ऐसी सब जानकारी रहता है। तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इसका कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब भी कोई एक्ट पढ़िएगा तो कुछ चीजों को बताए थे पहले ही आपको, छूट गया था ये ना। हाँ, चैप्टर्स आपको जरूर पढ़ना है, सेक्शन रेंज पढ़ना है और सब्जेक्ट पढ़ना है ना। ये 3 चीज अनिवार्य है। इसके अलावा और एक चीज और अनिवार्य है जो आपको पढ़ना चाहिए हर एक्ट में, उसका डेफिनेशन सेक्शन, है ना। सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को आपको जरूर स्टडी कर लेना है। बहुत आसान कर देता है उस एक्ट को समझना, उसके उत्तर देना, उससे रिलेटेड 2 चीज याद रखेंगे, एक ये, है ना, और 2 नंबर ये। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप सुरक्षित हैं उस एक्ट में, बहुत हद तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, निश्चित रूप से NSIS के पेपर 4 क्लास नोट्स को ज्वाइन कीजिए। बहुत कम शुल्क में आपको यहाँ पर सुविधा दी जा रही है
बहुत ही बैलेंस्ड नोट से, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। ठीक है, चैप्टर 1 कंपनी एक्ट का बात कर रहे थे। तो चैप्टर 1 का सेक्शन 1 का मतलब कुछ नहीं है। सेक्शन 2 में आपका स्पेशल डिफिनेशंस वगैरह दिए गए हैं, है ना। डिफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशंस जो मैं बता रहा हूं उस सारे को तैयार कर लीजिएगा, है ना। इसके अगले चैप्टर से कंपनी क्या है वो सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन डिफिनेशंस में क्या क्या आपको स्टडी कर लेना चाहिए उसको मैं बता रहा हूं, उसको जरूर स्टडी कर लीजिएगा। ओके, कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसमें प्रोस्पेक्टस क्या होता है आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए, है ना। इसके अलावा कंपनी क्या होता है, इससे यहाँ पर हल्का सा चर्चा है, बाद में इसका डिटेल है, इसके एस्टेब्लिशमेंट कंपनी कैसे बनता है पूरा जानना चाहिए। कंपनी के टाइप्स पर भी डेफिनेशन में ही चर्चा कर दी गई है ना। कंपनी का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई आधारों पर होता है, मैं कंबाइंड रूप से बता दे रहा हूं। प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, निधि कंपनी, सारे के नोट्स यहाँ उपलब्ध हैं। सेक्शन 8 कंपनी, है ना। इसके अलावा लिमिटेड कंपनी क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, क्यों लिमिटेड लगता है, सारा चीज जानना होगा ना आपको, है ना। इस सारे टाइप्स के बारे में आपका परिभाषा में ही मिल जाएगा, कहीं और जाना नहीं होगा। इसी तरीके से शेयर के बारे में आपको जानना है, डिवेंचर के बारे में जानना है ना। शेयर डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है, शेयर से ही जुड़ाव रखता है डिविडेंड, डिवेंचर से भी जुड़ाव, शेयर से जुड़ाव रखता है डिविडेंड, है ना। शेयर के टाइप्स को पढ़ना है आपको। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं, है ना। ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। कैपिटल्स के टाइप आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये परिभाषा में दिया हुआ है, कैपिटल टाइप्स, इसको मिस नहीं करेंगे। परिभाषा में ऐसे बहुत सारी चीज है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इन सारे को पढ़ लीजिएगा तो पूरा कंपनी एक्ट में दिक्कत नहीं होगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है ना। पेड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब शेयर मार्केट में कंपनियां आईपीओ लाती हैं, है ना, तो आईपीओ के बारे में जानना है आपको, एफपीओ के बारे में जानना है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो पब्लिक ऑफर होता है, ठीक है। सारे का चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, बहुत लेट हो जाएगा, है ना। बहुत चीज इसमें जानना है। आईपीओ क्या होता है, लिस्टेड कंपनियां क्या होती हैं, है ना, सेबी के माध्यम से लिस्टेड किया जाता है। तो जब आईपीओ जारी होता है तो मैक्सिमम कितना पूंजी के लिए आईपीओ जारी कर सकती है, उतना ही पूंजी जितना उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जो कंपनी बनने के समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे एमओए एओए कहते हैं, उसको भी बताएंगे आगे, उसको भी पढ़ना है। तो जितना भी ऑथोराइज अधिकृत पूंजी वो लिखता है उससे ज्यादा का आईपीओ नहीं ला सकता है, ठीक है। जितने पूंजी के लिए वो आईपीओ मार्केट में लाता है, मान लीजिए कि 1000 करोड़ के लिए मार्केट में उसने आईपीओ लाया, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर 1000 करोड़ के लिए वो लाता है और कंपनी अच्छी है, अब बीट लगा लेते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग अपना आवेदन दे देते हैं, जो लगभग 4000 करोड़ का आवेदन आ जाता है, बाकी का पैसा वापस चला जाएगा। कंपनी का 1000 करोड़ का आईपीओ था, 1000 ही लेगी, लॉटरी सिस्टम से निकाला जाता है, फिर जिनको मिल गया 4000 करोड़ जैसे आ गया तो इसको ओवर सब्सक्राइब्ड कहते हैं, है ना। अगर 500 करोड़ का ही बीड आया
मैंने एप्लीकेशन आया तो इसको अंडर सब्सक्राइब कहते हैं। ठीक 1000 का आया तो एट पार कहते हैं। तो इन तीनों का डेफिनेशन भी आपको जानना चाहिए, ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, एट पार, है ना। इसी तरीके से कुछ शेयर मार्केट के बारे में भी, हालांकि परिभाषा का सेक्शन नहीं है लेकिन कंपनी एक्ट में काम देगा। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी जानना है ना। अभी देखिए इस सारे का चर्चा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी उद्देश्य कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए सिर्फ वो बताना है, ठीक है। कुछ खास टाइप के जो कंपनियां होते हैं, ये टाइप मैंने नहीं है, समझ लीजिए कि कंपनी के अंडर में कंपनी सब जो होता है, जो मेन कंपनी होता है वो होल्डिंग कंपनी होता है ना। उसके अलावा एसोसिएट कंपनी के बारे में आपको जानना है। ये सब परिभाषा सेक्शन में ही है, बहुत सारा है परिभाषा में, लेकिन उसमें से कुछ का बता रहे हैं आपको। सब्सिडियरी कंपनी के बारे में जानना है, ठीक है। इसी तरीके से और क्या क्या आपको कर लेना है। कंपनी में कोई भी विवाद मान लीजिए होगा, ठीक है। अगर एक्ट का पालन नहीं कर रहा है, कंपनी से रिलेटेड कुछ विवाद है, तो उस विवाद को सॉल्व करने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उसके बारे में जानना है। जैसे एनसीएलटी या जांच करने वाले, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसी तरीके से एनसीएलएटी, इसके विरुद्ध अगर आवेदन अपील करना है तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सीरियस फ्रॉड अगर कंपनी में हुआ है तो सफीओ, है ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इन सारे के बारे में आपको जानना है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ आपको परिभाषाओं को करना है, ठीक है। जैसे केएमपी अधिकारी, कंपनी के अधिकारियों के बारे में जानना है आपको। कंपनी से रिलेटेड जितने भी अधिकारी वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना है। जैसे डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एमडी क्या होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होते हैं, है ना, प्रमोटर क्या होते हैं, कंपनी से जुड़े हुए हर व्यक्ति के बारे में जानना है। ऑनर क्या होते हैं, जिसे मेंबर्स भी कहा जाता है, कंपनी के ऑनर कौन होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से केएमपी के बारे में जानना है, की मैनेजरियल पोस्ट कंपनी में क्या क्या होता है। सीईओ हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ हो सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसी तरीके से सीए के बारे में जानना है, चार्टर अकाउंटेंट, है ना। सीएस के बारे में जानना है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ और जानना है कैपिटल रिलेटेड, ठीक है। कैपिटल रिलेटेड जो आपको जानना है, जीडीआर के बारे में जानना है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आईडीआर के बारे में जानना है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सारे पर 5-5 मिनट चर्चा लगता है, इसलिए अच्छा खासा समय दिया जाता है यहाँ पर डेफिनेशन को बताने में। एडीआर का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जब विदेशी मार्केट में कंपनियां अपने पूंजी कैपिटल को रेज करती है तो इस सब का प्रयोग होता है, जीडीआर एडीआर। जब विदेश की कोई कंपनियां भारत से उठाना है उनको पूंजी तो आईडीआर का प्रयोग करेंगी, है ना। उसी तरीके से आपको कुछ रिजोल्यूशन कैसे पास होता है, यानी कि कंपनी के अंदर जब कोई मैटर पर चर्चा होता है तो कैसे पास होता है, तो उसके 2 तरीके हैं, ओआर एसआर, मोर देन 50%, मोर देन 75%। इसके अलावा एंट्रेंचमेंट भी एक होता है तो उसको अभी नहीं डाल रहे हैं, है ना। ऑर्डिनरी रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन, इसके बारे में भी आपको जाननी है ना।
और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इस बार एग्जाम में लगभग मान के चलिए आएगा, है ना, ऐसे बहुत कुछ बताए हैं, इसी में से आ जाएगा एग्जाम में। डेफिनेशन में जितना चर्चा कर लिए ना आज, कंपनी की स्थापना अगर कंपनी में जोड़ दिया जाए तो वहीं से सारा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। MOA, AOA, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। कंपनी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे जुड़ेगा, किन शर्तों पर जुड़ेगा। आप कंपनी के पास जुड़ेंगे तो इसको पढ़ करके ही जाएंगे, है ना। कंपनी के इंटरनल रूल रेगुलेशन, ठीक है, किस तरीके से मैनेज होंगे, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस और इन दोनों का डिटेल अच्छा से करना है, लगभग कन्फर्म है एग्जाम में, है ना। कंपनी के डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स होते हैं एंड केस लॉज होते हैं, है ना, उसके बारे में भी जानना है। हालांकि डेफिनेशन का सेक्शन नहीं है। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी जो होता है, डॉक्ट्रिन, कॉर्पोरेट, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके कंसेप्ट, यानी कि निगमित कंपनियां, निगमन पर्दे, कंपनी का पर्दा, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो होता है वो वर्चुअल पर्सन होता है, ठीक है, यानी कि कंपनी संपत्ति धारण कर सकता है, इसका अपना नाम होता है, इसकी मुकदमा इस पर दायर हो सकता है, या दूसरों पर भी मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है। इसके नाम से बैंक में अकाउंट खोले जा सकते हैं, ठीक है। कंपनी सामानों को खरीद सकता है, कंपनी सामानों को बेच सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन जो जैविक मानव जो होता है वो शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है, इमोशन होता है, गुस्सा नहीं, और बायोलॉजिकल दृष्टि से उनका जन्म और मृत्यु होता है जैविक मानव या जीवों का। इसका लीगल वे में, इसका अपना लीगल एंटिटी होता है, लीगल वे में इसका बर्थ और लिक्विडेशन होता है, वाइंडिंग अप होता है। समाप्त होना, इसका अर्थ क्या हुआ, वाइंडिंग अप। किसी भी कंपनी को जब समाप्त करना है तो वाइंडिंग अप की कंप्लीट क्रिया होती है, उसके लिए लिक्विडेटर का नियुक्ति किया जाता है। तो खैर, जो आज टॉपिक्स बताए हैं उसमें आपको केयर करना है कि सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कंपनी एक्ट का, देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितना टॉपिक पर आज चर्चा किए हैं उसी में से आ जाएगा। हालांकि डेफिनेशन का सेक्शन है, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन बताए ना आपको कि एक्ट को आईना होता है, एक्ट का आईना होता है, उसका सारांश होता है, इसीलिए हर टॉपिक पर चर्चा कर दिए हैं। डेफिनेशन तो इससे बहुत सारे हैं, लेकिन जितना आज मैंने बताया है उन सारे को आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है अच्छी तरीके से। जब भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे और डिटेल भी जब पढ़ेंगे तो इन सारे को फिनिश करना है, तो आप सुरक्षित रहेंगे। और जिनको भी पेड ग्रुप में एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं, इंतजार मत कीजिए, अभी भी 3 महीने समय है आपके पास। वहाँ जिस तरीके से नोट्स दिया गया है आप आराम से कवर तुरंत कर लेंगे। वीडियो भी दिया जा रहा है, लाइव क्लास भी होते हैं, इस पर आप मैसेज कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें।